देखो न्यूक्लियाई का मतलब ये है कि किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट जहां पे उसका ऑलमोस्ट सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई होता है उसमें कौन कौन रहता है, एक तो रहता है न्यूट्रॉन, एक रहता है प्रोटॉन, और बाहर न्यूक्लियाई के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी हमको पता है। इसीलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल रहते हैं जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनको हम कंबाइनली बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियॉन। अब ये जो न्यूक्लियॉन है ये कौन कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चलो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है ना, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है। मान लो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, ये देखो ये कौन है, ये है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जो डार्क कर रहा हूँ न्यूट्रॉन मान लो, और बाकी ये क्या है, प्रोटॉन्स हैं। तो इस तरीके से आपने एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है। तो फिर ये रिपेल होकर एक दूसरे से दूर क्यों नहीं जा रहे, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन्स रहते हैं और प्रोटॉन्स बहुत पास पास होते हैं, एकदम पास पास रहेंगे, तो ये एक दूसरे से रिपेल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इसका रीजन ये है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है, जो नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग यही है ना। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इन बाकी के फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे एक ऐसा फोर्स आपको दिखाई दे रहा है जो इन प्रोटॉन्स को, जो कि जिन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इनको इनके रिपल्शन फोर्स के बावजूद इनको आपस में अट्रैक्ट करके रखे हुए, इनको पकड़ के रखे हुए। मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है इससे भी कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा ही। क्या होगा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लग रहा है ना प्रोटॉन्स के बीच में, उससे उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स से भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो इनको बांध के रख रहा है, इनको कंबाइन करके रखेगा। इसलिए जो न्यूक्लियर फोर्स है उसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है। बात समझ आएगी, यहाँ पे दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक तो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन और दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि तभी ये बंधे हुए हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होता तो ये रिपेल होकर एक दूसरे से दूर चले जाते। न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है ना वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने ज़्यादा होंगे किसी भी न्यूक्लियस में, उतना ही ज़्यादा ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो मतलब जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उसमें उसके न्यूक्लियस में उतने ही ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं। और जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। रीज़न, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे एक दूसरे से दूर जाने के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे पे, तो ये न्यूक्लियस टूटने की कोशिश करेगा। तो ये जो न्यूक्लियस है इसकी अपन बात करेंगे। न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। मेन बातें क्या है जो याद रखनी है, एक तो जो न्यूक्लियॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉन प्रोटॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये क्या है, किसी भी एटम के सब पार्टिकल्स है। सब पार्टिकल में तो इससे मिलके एटम बनता है। तो इनका मास कैलकुलेट करने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक मास यूनिट। उसको AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये 1 AMU कितना होगा, तो एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो लगभग 1 AMU के बराबर माना जाता है। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनका मास लगभग बराबर ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ऐसे दोनों में भारी कौन सा होगा, न्यूट्रॉन ज़्यादा भारी होता है। अगर आपको पूछे ना कंपैरिजन करवाए, तो जो न्यूट्रॉन होगा वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा भारी होगा, लेकिन लगभग मास बराबर ही है। इसलिए जब आप कैलकुलेशन करते हो कभी भी, तो आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर ही कंसिडर करते हो, क्योंकि दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल है। तो एक न्यूक्लियॉन का जो मास होगा, यानी एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो मास होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 AMU के बराबर मानते हैं। और किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करना हो या न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करना हो तो उसमें ये छोटी यूनिट हम यूज़ करेंगे। ये कितनी होती है, तो ये अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा समथिंग 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर। जो 1 AMU है वो इतना होता है, ठीक है। ये डेटा आपको याद कर लेना है। अच्छा, अगर AMU को, अच्छा इसको कैलकुलेट कैसे किया अपन ने, तो इसके लिए एक सिंपल प्रोसीजर है। जैसे कार्बन होता है, कार्बन के अगर मैं 12 ग्राम कार्बन अगर मैं लेता हूँ तो 12 ग्राम में कार्बन का 1 मोल आएगा। और 1 मोल में आपको पता है कि नंबर ऑफ
जो एटम्स है वो कितने होते हैं, अवोगाद्रो नंबर के बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 1 मोल जो कार्बन है यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स का जो मास है कार्बन के, इतने एटम्स का जो मास है वो कितना है, 12 ग्राम है। ऐसा बोल सकते हैं ना कि भाई कार्बन का अगर 1 मोल लेना है तो 1 मोल में कितने ग्राम लेना पड़ेगा, 12 ग्राम लेना पड़ेगा, 12 ग्राम है ना, जितना उसका एटॉमिक मास होता है उतने ग्राम हम वो एलिमेंट लेते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है तो हमको 12 ग्राम कार्बन लेना है। उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी होती है, तो अवोगाद्रो नंबर के बराबर। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि जो अवोगाद्रो नंबर ही होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अगर मैं कार्बन के एटम्स लेता हूं तो उनका मास किसके बराबर होगा, 12 ग्राम के बराबर होगा। एक एटम का, कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा, तो 12/6.023 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक कार्बन एटम का मास आ गया। और एक कार्बन एटम के न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियन हैं, 12, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। तो 12 का मतलब ये है कि उसके न्यूक्लियस में क्या है, 6 तो प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिला के कितने हो गए, 12। तो एक न्यूक्लियन का मास कितना हुआ, तो मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, ये कितना होगा, 1 न्यूक्लियन का मास होगा। इसको 12 से डिवाइड कर दो। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 6.023 इंटू 10⁻23 और इसको डिवाइड करना है 12 से। 12 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये तो मास आया था 1 कार्बन एटम का, आपको 1 न्यूक्लियन का मास कैलकुलेट करना है। एक कार्बन एटम के अंदर 12 न्यूक्लियन होते हैं, तो एक का मास कितना हुआ, 12 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इसी नंबर के बराबर आता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। यानी कि जो 1 न्यूक्लियन का मास है या जो 1 AMU है वो किसके बराबर मानोगे आप, 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अच्छा, ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए AMU में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास है उसको लिखा जाएगा 1.0086 AMU। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इक्वल लिख रहे हैं, अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, जैसे किसी बुक में 8.3 हो सकता है, 8.7 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली यही होगा। मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम लिखें तो ये होगा 1.0073 AMU। और अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो ये और ही बहुत ही कम होता है, तो ये होगा 0.00055 AMU। ये हो गए मास, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर इनके मास हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, समझ में आएगा। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, और उसको कैलकुलेट करने के लिए, एटॉमिक मास या न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करने के लिए हम छोटी यूनिट यूज करते हैं मास की। किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, इसलिए हम छोटी यूनिट यूज करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU किसके बराबर होगा, ये याद कर लेना है, ये होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। याद है जो प्रोटॉन का मास है या न्यूट्रॉन का मास है लगभग इतना ही लेते हैं अपन कैलकुलेशंस में, ये पहले से आपको याद होगा, ये वही वैल्यू है, 1 AMU इतना होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी जूल के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, इनकी एनर्जी बहुत कम होती है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूनिट यूज करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं जूल में लिखूं तो ये बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। पहली बात तो ये याद करनी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है। दूसरी बात, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती कैसे किसी भी पार्टिकल को, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करूं या उसको काइनेटिक एनर्जी दूं, तो उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। Q इंटू वी, ये कौन सा फॉर्मूला है, अगर किसी भी चार्ज Q को V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाए, उसको एनर्जी दी जाए, तो उसको एनर्जी मिलती है Q इंटू वी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करूं तो उसी को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है ना, उसी को हमने क्या बोला, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी वो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और कितने वोल्टेज से एक्सेलरेट करना है, 1 वोल्ट से।
तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मिली हुई काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और ये किसके बराबर होता है, जूल में। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होगा। देखो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही वैल्यू लिखी हुई है, इसी के बराबर होता है ये, ठीक है, क्योंकि V तो 1 ले लिया, Q की वैल्यू आपको पता ही है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना जाएगा, याद कर लेना ये, ठीक है। अच्छा, मास एनर्जी रिलेशन भी आपको, एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है वो भी आपको पता है, बताया था आपको। आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन है वो क्या है, E=mc²। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करूं मैं, और 1 AMU जो मास होता है, मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास को टोटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं, तो उससे कितनी एनर्जी बनेगी। तो देखो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं अपन। मैंने बात की कि 1 AMU जो मास है इतना, इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है पूरा का पूरा, मतलब वो पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो उससे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी मिलेगी वो कितनी होगी, तो एनर्जी होगी, मास कितना लेना है 1 AMU मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, CN स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8, और इसका स्क्वायर कर दो तो ये जूल में कुछ एनर्जी आएगी। लेकिन अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसलिए रिप्रेजेंट करना है क्योंकि जो एनर्जी है उसकी जो छोटी यूनिट है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो जूल में आया आंसर, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा, तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू 10⁻8 स्क्वायर। अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है। आपके पास डेटा किस में है, जूल के अंदर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1 जूल इक्वल होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो अब ये किस में आ गया डेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ गया। और अगर इसको आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, मेगा मतलब 10⁻6 की टर्म्स में लिखना है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये तो अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 10⁻6 है इसको बोल दूंगा मेगा, और जो आंसर था वो किस में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। तो देखो इतने इतने को सॉल्व करना है, इसको तो मेगा बोलना है, और बाकी ये जो बाकी बचा ना ये वाला पोर्शन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 931.5 मेगा। इसकी जगह मैं मेगा पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, और सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब मैंने इसको तो अलग करके इसके साथ सॉल्व कर लिया, तो ये डेटा बना, और इसको मेगा लिख के आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दिया। तो 1 AMU मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो उससे कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी, 931.5। रफली इसको 931 भी लेंगे अपन कहीं न्यूमेरिकल्स वगैरह में, लेकिन एग्जैक्ट डेटा क्या है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद कर लो, ये यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह में, 0.5 यूज़ नहीं करते। इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको अगर मास किस में दे रखा हो, AMU में दे रखा हो। अगर मास किलोग्राम में दे रखा है तब तो आपको पता ही है फॉर्मूला, उसको स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे मास को तो किस में आएगा, जूल में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर उसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है और मास AMU में दे रखा है तो और भी आसान हो गया। AMU में जितना भी मास होगा, देखो 1 AMU को अगर मैं एनर्जी में कन्वर्ट करता हूँ तो इतनी एनर्जी मिलती है। तो अगर मैं बोलूँ भी 5 AMU मास है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करो, कितनी एनर्जी मिलेगी, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इतनी कैलकुलेशन से बच जाओगे ना आप। इसलिए ये डेटा बता रहा हूँ, ये याद कर लेना है कि 1 AMU मास को अगर टोटली एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो एनर्जी कितनी होगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। आया समझ में, ये सिंपल है एकदम, ठीक है, याद कर लेना, ये डेटा काम आएगा।